बच्चों, इससे पूर्व हम कई सारे किलों के विषय में आपको पढ़ा चुके हैं और आज जिस किले के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, बख्तरबंद किला, दुर्गाधिराज दुर्ग, सभी किलों के ऊपर जिसे कहा जाता है दुर्गाधिराज, सभी दुर्गों का राजा, जो अपनी हठ धर्मिता के लिए भी जाना जाता है। ऐसे रणथान देव के द्वारा निर्मित रणथंभौर के किले के विषय में बच्चों आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत किला है। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, आप किसी भी परीक्षा दीजिए, एक बार ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, रणथंभौर के किले से संबंधित एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं कि किले को पढ़ने से पहले किले का बाहर का भौगोलिक स्वरूप हमें देखना होता है, क्योंकि यहां से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं। तो हम जान लेते हैं रणथंभौर दुर्ग के बाहर का भौगोलिक स्वरूप कैसा है। तो बच्चों, आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले इस प्रकार ये एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी के ठीक यहाँ पर एक और पहाड़ी है। इस पहाड़ी का तो नाम है बच्चों रण पहाड़ी और इस पहाड़ी का नाम है बच्चों थंब पहाड़ी। रण और थंब पहाड़ियों के मध्य इस प्रकार ये दुर्ग बन रखा है, ये आप ध्यान रखेंगे। रणथंभौर का जो किला है ये कौन सी पहाड़ियों के मध्य स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे ये रण एवं थंब पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ये जहांगीरनामा में इस बात का उल्लेख है कि ये रण एवं थंब नामक पहाड़ियों के मध्य स्थित है। बच्चों, फिर इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार इधर से एक पर्वतमाला, ध्यान रखेंगे आप, इस प्रकार एक पर्वतमाला यहां से गुजर रही है और इधर से एक पर्वतमाला और है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। ध्यान रखेंगे आप, बहुत बढ़िया। यहां से कई सारे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। आप में से काफी सारे बच्चों को याद ही नहीं होगा कि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर दो पर्वतमालाएं आकर के मिलती है। ध्यान रखेंगे, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला। राजस्थान का ऐसा स्थान जहां पर अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला दोनों आपस में मिलती है, वो कौन सा है? ये रणथंभौर है। और बच्चों, ऐसे स्थान को कहा जाता है संक्रांति प्रदेश। आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा किला संक्रांति प्रदेश में स्थित है, तो रणथंभौर का किला संक्रांति प्रदेश में स्थित है। संक्रांति प्रदेश किसे कहते हैं? जहां दो भिन्न प्रजातियों की पर्वतमालाएं आकर के आपस में मिलती है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? संक्रांति प्रदेश। तो रणथंभौर का जो किला है, यहां पर विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला दोनों आपस में मिलती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? संक्रांति प्रदेश। साथ में आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि इस प्रकार हम अगर बातचीत करें तो 7 असमान आकृति की पहाड़ियां, 7 असमान आकृति की पहाड़ियां किले के चारों ओर फैली हुई है और इन्हीं किले की प्राकृतिक दीवारें कहा जाता है। इन पहाड़ियों को देख करके अबुल फजल ने ऐसा कहा था कि और सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद है। तो जरा आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान का ऐसा किला है जिसके बाहर चारों ओर प्राकृतिक खाई भी लगी हुई है। ध्यान रखेंगे आप, इसके बाहर चारों ओर प्राकृतिक खाई भी लगी हुई है। और साथ में अगर आपको इसे किले को देखना ही है, तो अगर आप इस किले को देखने पहली बार गए होंगे या आप में से कई सारों ने अभी तक भी ये किला नहीं देखा होगा, तो आप जब भी इस किले को देखने जाएंगे तो ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें किले के बाहर आप किले के अंदर जाकर के किले पर खड़े होकर के किले से बाहर सब देख सकते हैं, लेकिन आप बाहर से किला नहीं देख सकते हैं। किला आपको किले के अंदर जाने पर ही दिखाई देगा, बाहर से किला दिखाई नहीं देगा, जबकि आप किले के अंदर से बाहर सब कुछ देख सकते हैं। ऐसा किला है रणथंभौर का किला। तो आइए बच्चों, करते हैं हम स्टार्ट रणथंभौर के किले को। आप जरा इसका ये जो इमेज है इसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम इसी के आगे व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले किला पढ़ने से पहले आपको पता ही है कि हम क्या पढ़ते हैं? किले की श्रेणी पढ़ते हैं और यहां से भी बढ़िया प्रश्न क्रिएट हो जाते हैं कई बार। तो हम स्टार्ट करते हैं रणथंभौर दुर्ग।
रणतंभ और दुर्ग, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। रण और थंब दो पहाड़ियां हैं, ये इसके नाम से भी आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले पहला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा जो बनता है किलों में कि कौन सी श्रेणी में है, तो देखो वनों में स्थित है तो आप इसे कह सकते हो वन दुर्ग। ये रण और थंब पहाड़ियों पर स्थित है तो आप इसे कह सकते हो गिरी दुर्ग। और साथ में बच्चों ध्यान रखेंगे कि रणथंभौर में जाने के लिए थोड़े रास्ते ऐसे ही हैं और पूर्व में कंटीली झाड़ियां भी हुआ करती थी, रास्ते दुर्गम रास्ते थे, और ऐसे किले को हम क्या कहते हैं, ये रण दुर्ग। तो आप रणथंभौर की श्रेणियों को ध्यान रखेंगे कि यह वन दुर्ग की श्रेणी में भी होगा, ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी होगा, और इसी के साथ बच्चों ये रण दुर्ग की श्रेणी में भी होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसके निर्माण किसने करवाया होगा, तो ध्यान रखेंगे आप इसका निर्माण करवाया था बच्चों चौहान राजा रणथान देव ने। निर्माता कौन है, चौहान राजा रणथान देव। ध्यान रखेंगे सपाद लक्ष का चौहान राजा है रणथान देव, और रणथान देव ने इस किले का क्या करवाया है, निर्माण करवाया है। काफी सारी जगह पर आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से हमें क्या सही करना है, रणथान देव, कि रणथंभौर के किले के जो निर्माता हैं वह कौन है, रणथान देव। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि रणथंभौर का प्राचीन जो नाम आपको देखने को मिलेगा बच्चों, वह मिलेगा रणतहपुर। आपसे पूछ लिया जाए कि रणथंभौर का प्राचीन नाम क्या था, तो रणथंभौर का प्राचीन नाम आपको देखने को मिलेगा रणतहपुर, और रणतहपुर का मतलब होता है घाटी में बसा नगर, घाटी में बसा नगर। बच्चों इस प्रकार का एक और प्रश्न है जो परीक्षा में आ रखा है कि घाटी में बसा जिला कौन सा है, तो घाटी में बसा जिला है अजमेर। जबकि आपसे पूछे कि घाटी में बसा नगर कौन सा है, तो बच्चों नगर में आप ध्यान रखेंगे रणथंभौर, क्योंकि रणथंभौर का प्राचीन नाम ही क्या है, रणतहपुर है। बच्चों ये सभी भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम हमें कहां से मिलते हैं, तो ध्यान रखेंगे बिजोलिया शिलालेख में हमें सभी नगरों के और भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम दे रखे हैं। इसके बाद इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे निर्माण के बाद इस किले के हम डायरेक्ट जान लेते हैं उपनाम। उपनाम इस किले के क्या क्या उपनाम हो सकते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे दुर्गाधिराज। इस किले को क्या कहा जाता है बच्चों, दुर्गाधिराज। सभी दुर्गों का राजा किसे कहा जाता है, रणथंभौर के किलों को। जबकि किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है, चित्तौड़ के किले को। लेकिन दुर्गाधिराज किसे कहते हैं, रणथंभौर के दुर्ग को। नंबर 2 ध्यान रखेंगे बच्चों चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। आपसे पूछ लिया जाए कि चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई किसे कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई भी इसे ही कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कौन से दुर्ग को कहेंगे, तो इसे रणथंभौर दुर्ग को चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई भी कहते हैं। और साथ में आप ध्यान रखेंगे हमीर की आन मान शान का प्रतीक, हमीर की आन मान और शान का प्रतीक भी किसे कहते हैं, हमीर की आन मान और शान का प्रतीक भी हम रणथंभौर दुर्ग को ही कहते हैं। ये सा भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे यह दुर्ग जो है यह रण और थंब, ध्यान रखेंगे आप, यह रण और थंब पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यह रण और थंब दो पहाड़ियां हैं और रण और थंब पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ये सा भी आपको ध्यान रखना होगा। रणथंभौर का जो दुर्ग है बच्चों रण एवं थंब पहाड़ियों के मध्य स्थित है। फिर आप ध्यान रखेंगे यह संक्रांति प्रदेश में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो संक्रांति प्रदेश में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है, रणथंभौर का किला, जो कहां पर स्थित है बच्चों, संक्रांति प्रदेश में स्थित है। तो जरा आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा, तो अब हम इसके आगे की बात करते हैं। बच्चों ये कहां पर स्थित है, संक्रांति प्रदेश में। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे
रणथंभौर में चौहानों का शासन रहा है। और चौहान, जिस चौहान के बारे में आप सभी जानते होंगे, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान के पुत्र हैं बच्चों गोविंदराज चौहान। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज चौहान के पुत्र ये तृतीय वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र, पृथ्वीराज चौहान, मैं पीछे लिख देता हूं तृतीय। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने, पुत्र गोविंदराज ने यहां पर चौहान वंश की स्थापना की। गोविंदराज ने चौहान वंश की स्थापना की। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा भी गया है कि रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है। तो आप ध्यान रखेंगे रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज चौहान हैं। यहां पर फिर आपको ध्यान रखना है कि चौहानों में सबसे जो प्रतापी शासक हुआ है, यहां का सबसे प्रतापी शासक हमीरदेव चौहान हुआ है। यहां सबसे प्रतापी शासक, रणथंभौर में सबसे प्रतापी शासक कौन हुए हैं, तो यहाँ के सबसे प्रतापी शासक का नाम है बच्चों आप सभी जानते हैं, उनका नाम है हमीरदेव चौहान। और हमीरदेव चौहान जो हैं ये किस लिए जाने जाते हैं? हमीरदेव चौहान अपनी हठ धर्मिता के लिए जाने जाते हैं। हठ धर्मिता, हठ के विषय में भी पूर्व के वीडियो में मैं काफी सारी बातें आपको बता चुका हूं, फिर मैं बता देता हूं। हमीर के विषय में कहा जाता है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, और त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। सिंह सुवन, सुवन का मतलब पुत्र। सिंह ने अपने जीवन में एक बार बच्चा पैदा करती है लेकिन शेर करती है। सतपुरुष वचन, और सत्य व्यक्ति भी, सत्य पुरुष भी एक ही बार वचन देते हैं। कदली फले एक बार, और केले का वृक्ष भी एक ही बार फल देता है। ठीक उसी प्रकार त्रिया तेल स्त्रियों के तेल, और हमीर हट, हमीर का हट चढ़े ना दूजी बार, ये भी दूसरी बार नहीं चढ़ते। एक बार जो कह दिया वह अटल है। और ये से हठधर्मिता के लिए जाने जाते थे कौन? हमीरदेव चौहान। बच्चों हमीरदेव चौहान को समझने या पढ़ने से पहले इनकी कुछ पुस्तकों के नाम, कुछ ग्रंथों के नाम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे हमीर महाकाव्य। क्या ध्यान रखेंगे? हमीर महाकाव्य। और आप लोगों को पता होगा कि हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो हमीर महाकाव्य लिखा था बच्चों नयन चंद सूरी ने। किसने लिखा था? नयन चंद्र सूरी ने। हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? नयन चंद सूरी। अगर हमीर रासो आपको याद हो जाता है, हमीर महाकाव्य, तो फिर आप पढ़ेंगे हमीर रासो। देखो बच्चों रासो ग्रंथ कौन सा होता है? हमीर रासो। रासो ग्रंथ ध्यान रखेंगे राजस्थानी शब्द है। और रासो ग्रंथ हम किन्हें कहेंगे? आपने सुना होगा कि रासो, हम कहीं चल रहे हैं और चलते चलते कहते हैं कि यार रासो हो गया, उनके घर में तो रासो फैल रहा है, हमारे तो ये से हम तो बैठे थे कि रासो हो गया। तो रासो फैलना, राजा महाराजाओं के जीवन में जितनी भी उनकी लड़ाइयां हुई है, सारे युद्धों का जिस भी ग्रंथ में वर्णन किया जाए, राजा महाराजाओं की विजयों का जिसमें भी वर्णन किया जाए, वो कौन सा ग्रंथ होता है? रासो ग्रंथ होता है। और ये जो हमीर रासो है बच्चों, ये किसने लिखा था? प्रसिद्ध हमीर रासो आपको मिलेगा जोधराज का, जो गोडवाणी भाषा में लिखा गया है। और एक हमीर रासो लिखा है बच्चों सारंगधर ने। दोनों ने हमीर रासो नामक ग्रंथों की रचना कर रखी है। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है हमीर हट मर्दन। यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ रखा गया है कि हमीर हट मर्दन के रचनाकार कौन है? तो हमीर हट मर्दन लिखा था बच्चों चंद्रशेखर ने। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे हमीर हट मर्दन किसने लिखा है? चंद्रशेखर ने। इसके बाद आपको एक और ध्यान रखना है हमीरायण। बहुत बढ़िया बढ़िया परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ रखा गया है कि हमीरायण में थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। और यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि हमीरायण किसने लिखा है? तो ये
हम्मीर को जानने के ग्रंथ हैं और हम्मीरायण के रचयिता है बच्चों गौडव व्यास। ध्यान रखेंगे गौडव व्यास, और गौडव व्यास के साथ हम्मीरायण लिखी भी है पद्मनाभ ने, दोनों ने इसकी रचना की है। तो ये थे हम्मीर को जानने के स्रोत। तो आप लोग एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम इनको आगे बढ़ाते हैं। तो ये थी बात हम्मीर को जानने के स्रोतों की। अब हम इसी किले को और आगे बढ़ाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इस किले के विषय में अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने, कि और दुर्ग सब नंगे हैं। नंगे हैं मतलब सुरक्षा की ज्यादा व्यवस्था नहीं है, ये से आप ध्यान रखेंगे। अगर हम कपड़े पहनते हैं तो शरीर के सभी अंगों की सुरक्षा होती है। अभी गर्मी में आप कपड़े पहन के मुंह ढक करके नहीं जाएंगे तो आपको पता है क्या होगा। तो ये से किलों की भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। और इस किले को देख करके बच्चों किसने कहा था रे? अबुल फजल ने। अबुल फजल के विषय में आप ध्यान रखेंगे। और अबुल फजल ने क्या कहा है? आपके भी फजल हो जाएगी, परीक्षा में प्रश्न आ गया तो, कि और सब दुर्ग नंगे हैं। क्या कहा इन्होंने? और सब दुर्ग क्या है रे बच्चों? नंगे। और सब दुर्ग नंगे हैं, लेकिन यह क्या है? नंगे हैं, लेकिन यह बख्तरबंद किला है। बख्तरबंद, बख्तरबंद हम कहते हैं पेटी पेक, मतलब सुरक्षित किला है। और इसकी सुरक्षा व्यवस्था को देख करके ऐसा किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। बच्चों इस किले पर जो पहला आक्रमण किया था, यहां से भी बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि रणथंभौर दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किसने किया था? बहुत बढ़िया नॉलेज का प्रश्न है। तो आपको पता होना चाहिए कि रणथंभौर दुर्ग पर जो प्रथम आक्रमण किया था वो किया था गुलाम वंश के संस्थापक। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो प्रथम आक्रमण किया था गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था रे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। रणथंभौर दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किसने किया? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बच्चों में आपको और बता दूं, विग्रहराज चतुर्थ ने जो अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला बनाए थे, उस संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन के झोपड़े में किसने तब्दील किया था? वह इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने तब्दील किया था। 2.5 दिन के झोपड़े में बच्चों पंजाब शाह का उर्स लगता है। कितने दिन का? 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। जब मैं इस जानकारी को क्लास में बताता हूं तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि सर हम तो पहले ऐसा सोचते थे कि इसको 2.5 दिन में बनाया होगा इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। ऐसा नहीं, 2.5 दिन के झोपड़े में उस संस्कृत पाठशाला को तब्दील किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वह संस्कृत पाठशाला बनाई थी विग्रहराज चतुर्थ ने। और ध्यान रखेंगे उसमें पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि इसी दुर्ग पर 1291 एवं 1291 एवं 92 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भी आक्रमण किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भी क्या किया था बच्चों? आक्रमण किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने आक्रमण किया 1291-92 में। आप ध्यान रखेंगे कितनी बार आक्रमण किया? 2 बार। रणथंभौर दुर्ग पर इन्होंने कितनी बार आक्रमण किया? 2 बार आक्रमण किया, लेकिन दोनों ही बार क्या रहे? असफल रहे। दोनों ही बार क्या रहे रे बच्चों? असफल रहे, क्योंकि हम्मीर को जीतना इतना आसान नहीं है। और जब दोनों ही बार असफल रहे तब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या कहा? बच्चों आपने कहानी तो सुनी होगी, लोमड़ी अंगूर के लिए काफी उचकती है लेकिन अंगूर नहीं मिलते हैं। तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है और प्रक्षेपण की युक्ति हम यूज करते हैं। और लोमड़ी वो तो जानवर है, उसने भी क्या कहा कि अंगूर खट्टे हैं, तब उसके थोड़ी शांति मिली कि नहीं कोई बात नहीं। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 2 वर्ष से यहीं पर डेरा डाल करके पड़ा हुआ है, इसे कोई सफलता नहीं मिली। तो इसने जाते जाते क्या कहा? वह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि मैं ऐसे 100 किलों को ध्यान को कई सारी जगह यहाँ पर 10 भी दे रखा है, तो आप 10 भी ध्यान रख सकते हैं। कई सारी जगह 100 भी है बच्चों, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। तो मैं ऐसे 10 किलों को
मुसलमानों के मूंछ के एक बाल के बराबर भी, मुसलमान के मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, बराबर भी नहीं समझता। और इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मैं एक बार लास्ट में पुनः आपको सब रिवाइज करवाऊंगा, ये बातें किसने क्या कही थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रणथंभौर दुर्ग के विषय में ऐसा किसने कहा था कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। बच्चों ऐसा कहा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो एक बार आप इसका भी ले लें, फिर नेक्स्ट हम और आगे दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब बच्चों आप जब दुर्ग के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, दरवाजे देखने को मिलेंगे, ध्यान रखेंगे आप। और ये जो रणथंभौर का दरवाजा है, यहाँ से 101% परीक्षा में प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। अगर वह दुर्गों के दरवाजों से संबंधित प्रश्न देता है तो या तो रणथंभौर के या फिर चित्तौड़गढ़ के। तो आप ध्यान रखेंगे कि हम बातचीत करते हैं इनके प्रमुख दरवाजों से संबंधित। और दरवाजा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहाँ का जो मुख्य प्रवेश द्वार है बच्चों उसका नाम है नौलखा दरवाजा। ध्यान रखेंगे आप, नौलखा दरवाजा। रणथंभौर दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार का नाम क्या है, नौलखा दरवाजा। प्रमुख प्रवेश द्वार का नाम क्या है, नौलखा दरवाजा। ये यहाँ का क्या है बच्चों, मुख्य प्रवेश द्वार। अगर आप इस प्रवेश द्वार में गए तो भी आपको किला पूरा नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा किला है ये तो किले के अंदर जाने पर ही नजर आएगा, क्योंकि आपकी नजर नहीं लग जाए इसे दूर से। आप देखो कैसे देख रहे हो मोबाइल में। तो नौलखा दरवाजा कैसा है, इनका जो नौलखा दरवाजा है इस रणथंभौर का मुख्य दरवाजा है। इसके बाद 3 दरवाजों का समूह आता है और यहां से सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछ रखा है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में इनका प्रश्न आ रखा है। 3 दरवाजों का समूह होगा बच्चों, और 3 दरवाजों का समूह अलग अलग शासकों के समय अलग अलग नाम से जाना गया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। देखो सबसे पहले तो बच्चों इसे कहा जाता था तोरण द्वार। जब रणथंभौर पर चौहानों का शासन हुआ करता था तब इन 3 दरवाजों के समूह को में क्या कहते थे, तोरण द्वार कहते थे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जब मुगलों का शासन हुआ तो मुगलों के समय इसे त्रिपोलिया दरवाजा, मुगलों के समय इसे अंधेरी पोल कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों, अंधेरी पोल, क्योंकि ये 3 यहाँ पर 3 रास्ते जुड़ते हैं, अंधेरी पोल कहा जाता था। और जब यहाँ पर कछवा वंश का शासन हुआ बच्चों उस वक्त इन्हें त्रिपोलिया दरवाजा कहा जाता था, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। त्रिपोलिया दरवाजा। तो ये जो 3 दरवाजों का जो समूह है बच्चों ये अलग अलग शासकों के समय अलग अलग नाम से जाना गया है। तोरण द्वार के समय तोरण द्वार चौहानों के समय, ध्यान रखेंगे मुगलों के समय क्या कहलाया, अंधेरी पोल, ये मुगलों के टाइम पर कहलाया था, ये सब आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे त्रिपोलिया दरवाजा कछवाहा शासकों के समय, किसके समय, कछवाहों के समय कहलाया था। ये भी जरा आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों हम अगले दरवाजों की अगर बातचीत करते हैं तो इसके बाद आपको मिलेगा हाथी पोल, हाथी पोल। और हाथी पोल के बाद आपको मिलेगा सूरज पोल। क्या मिलेगी बच्चों, सूरज पोल, सूरज पोल। और फिर आपको मिलेगी बच्चों गणेश पोल। तो ये प्रमुख दरवाजे वहां के आप लोग ध्यान रखेंगे रणथंभौर के कि सबसे पहले नौलखा दरवाजा जो परीक्षा में कई बार पूछ रखा गया है, यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके बाद 3 दरवाजों का समूह आता है जो अलग अलग शासकों के समय अलग अलग नाम से जाना गया। तो चौहानों के समय तोरण द्वार, मुगलों के समय अंधेरी पोल और कछवाओं के समय त्रिपोलिया दरवाजा, फिर क्रमशः हाथी पोल, गणेश पोल और सूरज पोल भी आपको देखने को मिलेगी। तो बच्चों एक बार इनका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। फिर हम आगे बढ़ते हैं रणथंभौर के इतिहास पर।
तो आपको पता होगा बच्चों कि रणथंभौर में राजस्थान का प्रथम शाखा संपन्न हुआ था। शाखे के विषय में पूर्व के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप में से किसी ने पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर के सारे वीडियो देख ले, क्योंकि उनमें मैंने काफी सारी बातें शाखों से संबंधित कर रखी है। तो हम देखते हैं रणथंभौर दुर्ग का प्रथम शाखा। यहां से बहुत बढ़िया और इंपोर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं, और ये प्रश्न पूछा गया है इसे ठीक पहले वाले रिट की तृतीय भर्ती शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर। तो यहाँ का जो प्रथम शाखा हुआ था बच्चों, वह कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। शाखा में किसे कहते हैं कि राजपूत पुरुष अपनी आन बान शान के लिए केसरिया वस्त्र धारण करके मरने या मारने के लिए चले जाए, उसे क्या कहा जाता है? केसरिया। और इधर उनकी जो पत्नियां होती हैं, उनकी पत्नियां को ये बात का पता चल जाए कि अब हमारे पति युद्ध में विजय नहीं होंगे, तो ऐसी संभावनाएं उनको हो जाती है, तो वो भी अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए आत्मदाह कर लेती है, अग्नि में कूद करके, जल में कूद करके। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं जोहर। और जिस भी किले में केसरिया और जोहर दोनों हो जाए, उनको मिला करके हम कहते हैं शाखा। और राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक शाखा कब संपन्न होता है? 1301 में। और कहां पर होता है बच्चों? इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ध्यान रखेंगे इस वक्त आक्रमण किसने किया था? यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, आक्रमण किसने किया था? तो बच्चों इस वक्त आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और बच्चों अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर 2 सेनापति भेजे थे, और ये वाला प्रश्न पूछा गया था रिट में। सेनापति कौन थे? एक तो था नुसरत खां। ध्यान रखेंगे आप, नुसरत खां। और नुसरत खां के साथ कौन आया था? उलुग खां। कौन आया था? उलुग खां। तो पहली बार जब नुसरत खां और उलुग खां को भेजा, इन्होंने जाइन के दुर्ग को जीत लिया। ध्यान रखेंगे आप, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। मैं आपको बता दूं, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को जीतने से पहले आपको क्या जीतना होगा? जाइन का दुर्ग जीतना होगा। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? जाइन के दुर्ग को कहते हैं। और ये जाइन का दुर्ग वर्तमान में सवाई माधोपुर के यहाँ स्थित है, जिसका वर्तमान नाम छाण है। ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 सेनापति भेजे, नुसरत खां और उलुग खां। इनके साथ अलाउद्दीन खिलजी नहीं आया था, और इन्होंने क्या कर लिया? इस जाइन के दुर्ग को जीत लिया। और जाइन के दुर्ग को जीत करके रणथंभौर पर इन्होंने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अंदर किलेबंदी हो गई और अंदर से गोला बारूद चलाए गए, जिसमें इस नुसरत खां की क्या हो गई बच्चों? मृत्यु हो गई। और यहीं से प्रश्न पूछा गया था रिट के अंदर कि किस सेनापति की मृत्यु हो गई थी? नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी। तो उलुग खां को लेकर के स्वयं अलाउद्दीन खिलजी यहां पर आ जाता है और आकर के डेरा डाल देता है, और बाहर ही पड़ा रहता है। आपको पता है कि किला तो बख्तरबंदी है, पेटी पैक है, अंदर नहीं जा सकता। इस वक्त यहाँ के जो शासक थे, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, वह शासक थे बच्चों हमीर देव चौहान। कौन थे? हमीर देव चौहान। ध्यान रखेंगे आप, हमीर देव चौहान यहाँ के क्या थे? शासक थे। और हमीर देव चौहान के भी 2 सेनापति थे। एक का नाम तो था बच्चों रणमल, और एक का नाम था रतिपाल। रणमल और रतिपाल किसके सेनापति थे? ये हमीर देव चौहान के सेनापति थे। और ध्यान रखेंगे इन दोनों ने हमीर के साथ क्या किया था? विश्वासघात किया था। ये सब भी आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। अगर आपको यही बातें डिटेल से जाननी है, विस्तार से जाननी है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे राजस्थान का प्रथम शाखा के नाम से हमारा एक अलग वीडियो है, उसमें मैंने बहुत बढ़िया कहानी के साथ इनको पढ़ा रखा है। आप राजस्थान का प्रथम शाखा के नाम से सर्च करके इन्हें पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर कारण क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर जो आक्रमण किया उसका कारण क्या था? तो आपको पता होना चाहिए मोहम्मद शाह को। किसको? मोहम्मद शाह को यहां पर क्या दी थी? शरण दी थी। मोहम्मद शाह को शरण देने के कारण इन्होंने क्या किया? यहां पर
आक्रमण किया था। तो मोहम्मद शाह भी क्या करता था, अलाउद्दीन खिलजी की चिमना बेगम कामरू से प्रेम किया करता था। और इस प्रेम को मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, वो वीडियो जाकर के देख लो। आपने ऐसे प्रेम की अनोखी कहानी कहीं नहीं सुनी होगी, आपको उस वीडियो में इनके प्रेम की कहानी भी मिलेगी। और मोहम्मद शाह को शरण देने के कारण ये क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। और आक्रमण में आपको पता होगा कि पहले तो नुसरत खां की मृत्यु हो गई, बाद में स्वयं अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने तक यहां पर डेरा डाले रखता है, लेकिन बच्चों उसे कोई सफलता नहीं मिलती है। कोई सफलता नहीं मिली तो इन्होंने क्या किया कि एक पत्र लिखा, एक खरीता लिखा। एक राजा से दूसरे राजा के मध्य जो पत्र व्यवहार होता है उसे खरीता कहा जाता है। और एक खरीता लिखा और उस खरीते में कहा कि हम आपसे संधि करना चाहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे उस वक्त हमीर ने संधि करने के लिए रणमल और रतिपाल को भेजा। और जैसे रणमल रतिपाल अलाउद्दीन खिलजी से मिलते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहता है कि हम आपको बूंदी रियासत दे देंगे, बूंदी का आपको राजा बना देंगे, लेकिन आप क्या कीजिए, कैसे भी करके दरवाजे खोल देंगे और हम लड़ेंगे। तो रणमल रतिपाल ने क्या कहा कि हम दरवाजे तो नहीं खोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि अंदर एक तालाब है, पद्मला तालाब, जिससे यहाँ के राजपूत पानी पीते हैं। और जोरा बोरा अन्न भंडारे जिनमें अन्न रखे हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, उस पद्मला तालाब के अंदर गाय का खून डाल दिया और खून और मांस इन्होंने उन अन्न भंडार में डाल दिए। और जब राजपूतों ने ऐसा देखा तो चौहान वंश से राजपूतों ने वह अन्न खाने से मना कर दिया, वह पानी पीने से मना कर दिया। और इससे अच्छा उन्होंने मरना समझा। केसरिया वस्त्र धारण करके हाथों में तलवारें लेकर अलाउद्दीन खिलजी से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। बच्चों ध्यान रखें, इधर युद्ध चल ही रहा था कि पहले से अलाउद्दीन खिलजी के व्यक्तियों ने मिलों में सूचना भेज दी कि महाराज तो काम आ गया, महाराज तो चले गए हैं, खेत रह गए हैं। और जब इस बात का पता किसे चलता है, गंगा देवी को। ध्यान रखेंगे राजस्थान में प्रथम बार जोहर किसने किया था, गंगा देवी ने। गंगा देवी हमीर की क्या थी बच्चों, पत्नी थी। और गंगा देवी ने क्या किया, जोहर किया। जब अपने पति की मृत्यु की सूचना इसे मिलती है तो ये जोहर कर लेती है, अग्नि में कूद जाती है। और बच्चों इसके एक बेटी थी जिसका नाम था देवल दे। ध्यान रखेंगे अपने माता और पिता को मरता हुआ देख करके देवल देवी क्या करती है, इस पद्मला तालाब में, ध्यान रखेंगे पद्मला तालाब भी कहां पर है, वहीं पर है। और इस पद्मला तालाब में कूद करके क्या कर लेती है, जल जोहर कर लेती है। ये आप ध्यान रखेंगे राजस्थान का प्रथम और एकमात्र जल जोहर किसने किया है, देवल दे ने किया है। पद्मला तालाब में कूद करके ये भी आत्मदाह कर लेती है। लेकिन हमीर महाकाव्य में नयन चंद सूरी ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध में हमीर देव चौहान वापस उनसे मरे नहीं थे, वापस अपने यहां पर आ जाते हैं शाम के वक्त। लेकिन जैसे ही अपने मेलों में आए तो उन्होंने देखा कि अपनी पत्नी और अपनी पुत्री दोनों ही मर गए हैं। और जब अपने परिवार को ऐसा मरता हुआ देख करके हमीर के मेलों के जस्ट पीछे ही भोलेनाथ का मंदिर बन रखा है, और उस मंदिर के वहां जाकर के अपनी गर्दन काट करके महादेव को चढ़ा देता है। ऐसा हमीर का इतिहास था। 13 जुलाई 1301 के दिन, ध्यान रखेंगे आप, 13 जुलाई 1301 के दिन इसका पूर्ण अधिकार हो गया किस पर, रणथंभौर के किले पर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और 13 जुलाई 1301 के दिन पूरा अधिकार हो जाने के कारण क्या होता है बच्चों कि अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग में आकर के यहाँ के मंदिरों को ढाने लगता है। और जब मंदिरों पर इस प्रकार उसने आक्रमण किया, उस वक्त इनके साथ थे अमीर खुसरो। ध्यान रखेंगे रणथंभौर अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन थे, तो उस वक्त इनके साथ मौजूद थे बच्चों अमीर खुसरो। इसकी पहेलियां भी काफी चला करती हैं अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतह, ध्यान रखेंगे कभी कभार यूं भी पूछ लिया जाता है कि ये खजाइन उल फतह किसकी रचना है, तो खजाइन उल फतह किसकी रचना है, अमीर खुसरो की है। और अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतह में लिखा है कि खुप्र का गढ़ी, किसका गढ़ी, खुप्र का।
कुफ्र का मतलब धर्म विरोधी काफिर। कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया है। यह भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का क्या हो गया है रे बच्चों? घर हो गया है। तो कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया है। उक्त पंक्ति किसने की? अमीर खुसरो ने की। किसके विषय में की? रणथंभौर दुर्ग के विषय में की। और किस में लिखा है? खजाइन उल फतह में लिखा है। इस्लाम का घर हो गया मतलब इन्होंने क्या किया कि सभी मंदिरों को ढा दिया था, तोड़ दिया था एवं यहां पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह का निर्माण कर दिया था। तो पुनः आप देख लेंगे अबुल फजल ने क्या कहा है इसके विषय में, बख्तरबंद किला। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या कहा है कि मैं ऐसे 10 किलों के मुसलमान के मुझ के एक बाल के बराबर नहीं समझता। और अमीर खुसरो ने क्या कहा है? कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया है। अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल। तो अब एक बार इसका भी ले लें। अब रणथंभौर दुर्ग के जो दर्शनीय स्थल हैं इनकी हम बातचीत कर रहे हैं। तो देखो मैं रणथंभौर दुर्ग का इस प्रकार आपको एक बना देता हूं फोटो। इस प्रकार ये फैला हुआ है रणथंभौर दुर्ग और ये रण एवं थंब पहाड़ियों पर इस प्रकार ये फैल रखा है। और सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस प्रकार का एक महल मिलेगा जिसका नाम है बच्चों जोगी महल। क्या नाम है? जोगी महल। आपसे पूछ लिया जाए कि जोगी महल कहां पर है तो आप ध्यान रखेंगे कि जोगी महल कहां पर है? ये रणथंभौर के दुर्ग में ही है। यहां कालांतर में जोगी रहने लग गए थे इसलिए जोगी महल कहते हैं। और 1962 से ही राजस्थान सरकार ने अपने अधीन कर लिया और यात्री विश्राम गृह के रूप में इसे खोल रखा गया है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार यहाँ पर एक छतरी भी बन रखी है और इस छतरी को हम कहते हैं 32 खंभों की छतरी। मैं आपको अलग अलग ही बता देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि क्लास में हम चित्र बना करके इस प्रकार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे दर्शनीय स्थल। हम रणथंभौर दुर्ग के क्या पढ़ रहे हैं? दर्शनीय स्थल। और दर्शनीय स्थल में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है बच्चों? जोगी महल। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जोगी महल कहां पर है तो जोगी महल कहां पर देखने को मिलेगा? रणथंभौर दुर्ग में। इसके बाद ध्यान रखेंगे 32 खंभों की छतरी। और ये 32 खंभों की छतरी किसकी है? तो ये हमीर के पिताजी थे जिनका नाम था जेत्र सिंह। और ये जेत्र सिंह की छतरी भी कहलाती है। ध्यान रखेंगे आप, हमीर के पिताजी का नाम जेत्र सिंह था इसलिए इसको क्या भी कहा जाता है? जेत्र सिंह की छतरी। और इसी पर बैठ करके हमीर न्याय किया करता था इसलिए इसे क्या भी कहा जाता है? न्याय की छतरी। तो ध्यान रखेंगे इसका निर्माता कौन है? इसका निर्माण करवाया था बच्चों हमीर देव चौहान ने। किसने करवाया था? हमीर देव चौहान ने। हमीर देव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन के याद में लाल पत्रों से, चित्र पत्रों से इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। नंबर 3 पर आप ध्यान रखेंगे सुपारी महल। क्या ध्यान रखेंगे? सुपारी महल। और यहाँ का जो सुपारी महल है बच्चों, ये सुपारी महल भावनात्मक एकता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भावनात्मक एकता का। भावनात्मक एकता का उदाहरण क्यों है? क्योंकि यहां पर सभी धर्मों के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 4 पर आप ध्यान रखेंगे बच्चों हमीर की कचहरी। हमीर की कचहरी भी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? तो हमीर की कचहरी भी यहां पर देखने को मिलेगी। हमीर के महल भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। अधूरा स्वप्न, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में मैंने काफी आपसे बातें की थी। अधूरा स्वप्न या अधूरी छतरी। तो अधूरा स्वप्न छतरी भी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? अधूरा स्वप्न छतरी भी आपको रणथंभौर में मिलेगी। और इसका निर्माण करवाया था बच्चों कर्मावती ने। राणा सांगा की जो पत्नी है कर्मावती, उस कर्मावती ने इसका क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। मैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सारी बातें बता चुका था इस छतरी के। तो जिन्होंने भी चित्तौड़गढ़ नहीं देखा है वो भी आप देख ले। एक बार इसका ले ले स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं और दर्शनीय स्थलों के विषय में। बच्चों आप ध्यान रखेंगे पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ये काफी बार पूछा जाता है और गलत हो जाता है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी कहां पर है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी यहीं पर बन रखी है। इस प्रकार की एक दरगाह है, आप ध्यान रखेंगे। और ये दरगाह किसकी है?
पीर सदरुद्दीन की। किसकी है बच्चों? पीर सदरुद्दीन की। और ये पीर सदरुद्दीन की दरगाह किसने बनाई यहाँ पर? तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह के जो निर्माता है वह अलाउद्दीन खिलजी है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण किसने करवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। बच्चों फिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा राजस्थान का सबसे बड़ा और एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर। यहां पर कैसा मंदिर बन रखा है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? यहीं पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे बच्चों गुप्त गंगा, और गुप्त गंगा मंदिर भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? इसी रणथंभौर दुर्ग के अंदर देखने को मिलेगा। फिर बच्चों आप ध्यान रखेंगे राजस्थान पुलिस की परीक्षा में आ रखे हैं जोरा बोरा मेल, और ये जोरा बोरा मेल भी आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? ये जोरा बोरा मेल भी बच्चों आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। और ये क्या? ये जोरा बोरा महल है क्या? तो ये रणथंभौर के अन्न भंडार हैं। ये सब आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है रनिहाड़ तालाब। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, रनिहाड़ तालाब सेकंड ग्रेड जैसी परीक्षाओं में पूछ लिया गया, तो ये भी यहीं पर है। पद्मला तालाब आप ध्यान रखेंगे, पद्मला तालाब भी कहां पर है? तो पद्मला तालाब भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चों एक और बात ध्यान रख लेंगे आप, रणत्या की डूंगरी, और ये रणत्या की डूंगरी भी कहां पर है? ये रणत्या की डूंगरी भी यहीं पर स्थित है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट में जाते जाते एक और बता देता हूं, कुत्ते की छतरी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नॉलेज में ध्यान रख लेंगे कि यहां पर कुत्ते की छतरी भी बन रखी है। क्योंकि हम घोड़े की छतरी भी पढ़ते हैं, तो घोड़े की कब्र के साथ आप ये भी ध्यान रख लेंगे कि कुत्ते की छतरी भी कहां पर बन रखी है? यहीं पर रणथंभौर में। जबकि घोड़े की मजार कहां पर है? तारागढ़ के अंदर हम उसे पढ़ेंगे। निश्चित ही बच्चों आज आपको ये रणथंभौर की क्लास पसंद आई होगी, और आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और रणथंभौर में से अगर आपको कोई प्रश्न भी पूछना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको उत्तर मिलेगा जरूर। एवं बच्चों अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।